नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों में ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। और आध्यात्मिक शहर जोशीमठ भूमि धसाव के खतरे का सामना कर रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। शहरी कायाकल्प शहरी परिवेश के रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं ताकि वहां रहन सहन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि शहरी कायाकल्प करने के लिए कौन सी पहलें शुरू की गई हैं। इसमें शामिल है सिटी फाइनेंस रैंकिंग, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन करना, उन्हें मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय मूल्यांकन 3 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहला है संसाधन जुटाना, दूसरा है व्यय प्रदर्शन और तीसरा है राजकोषीय गवर्नेंस प्रणालियां। इसके तहत शहरों को 4 जनसंख्या श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग प्रदान की जाएगी। पहली श्रेणी है 4 मिलियन से ज्यादा, दूसरी श्रेणी 1 से 4 मिलियन के बीच आती है, तीसरी श्रेणी 100,000 से 1 मिलियन के बीच है और चौथी श्रेणी 1 लाख से कम है। प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रत्येक राज्य या राज्य क्लस्टर के भीतर मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा। सिटी फाइनेंस रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों को उनके वित्तीय प्रदर्शन में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने का एक प्रयास है जहां वे अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना तथा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के लिए और सुधार कर सकते हैं। दूसरी पहल है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। इसका उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थल बनाने के लिए किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना है। शहरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को 5 व्यापक स्तंभों के आधार पर आकलित किया जाएगा। ये स्तंभ हैं पहुंच, सुविधाएं, गतिविधियां, सौंदर्य और पारिस्थितिकी। इसमें सबसे सुंदर वार्डों और आकर्षक सार्वजनिक स्थलों को शॉर्टलिस्ट करके क्रमिक तौर पर शहर, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना स्वैच्छिक है। ये पहल वार्डों और शहरों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के तीर्थ स्थलों और विरासत पर्यटन स्थलों में एकीकृत आधारभूत संरचना का विकास करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम की। ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ये गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। भद्राचलम का नाम भद्रागिरी से लिया गया है। भद्रा पर्वत मेरू और मेनका के वरदान से उत्पन्न एक संतान है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस स्थान का महत्व रामायण काल से चला आ रहा है। ये दंडकारण्य वन में पर्णशाला गांव तथा रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के स्थान के निकट है। दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण या पुनर्निर्माण कंचरेला गोपन्ना ने करवाया था। कंचरेला गोपन्ना को भद्राचल रामदासू भी कहा जाता है। ये गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार था। दूसरा स्थान है रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर मुलुगु। रुद्रेश्वर, जिसे 1000 स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश ने 1123 से 1323 ईस्वी के दौरान करवाया था। काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने इसका निर्माण कराया था। रामप्पा इसके शिल्पकार का नाम था। वर्ष 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक में शामिल किया गया था।
इसका निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर काकतीय राजवंश की विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट को प्रदर्शित करता है। इसकी विशेषताएं हैं नक्काशीदार ग्रेनाइट और डोलराइट के अलंकृत बीम और स्तंभ, पिरामिड नुमा विमान जो कि हल्की छिद्रपूर्ण ईंटों से बना हुआ है। अगली खबर भारत में सड़क दुर्घटना से संबंधित है। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये सड़क दुर्घटनाओं के मापदंडों जैसे कि दुर्घटनाओं की संख्या, मृत्यु, घातक दुर्घटनाएं, घायलों की संख्या आदि पर आधारित है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की और घायलों की संख्या में 14.8% की कमी आई है। हालांकि वर्ष 2019 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 1.9% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में देश में सड़क दुर्घटनाओं, उनसे संबंधित मौतों और घायलों की संख्या में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली थी। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी। यहाँ कुल दुर्घटनाओं की 13.8% घटनाएं दर्ज की गई थी। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रणाली का विकास किया गया है। इसके अलावा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। जिला ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए योजना शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही भारत सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा पत्र 2015 का हस्ताक्षर करता है। सड़क दुर्घटनाओं के बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। घायल व्यक्ति के लंबे समय तक चलने वाले इलाज पर ज्यादा धन खर्च होता है। इसके अलावा घायलों की देखभाल में लगे सदस्यों की उत्पादकता में कमी आती है। दुर्घटना प्रभावित परिवार के जीवन स्तर में गिरावट आती है और साथ ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और बीमा भी उपयोग कर लिया जाता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारों में ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आरआरटीज गलियारों में ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं से जुड़ी सिफारिशें जारी की हैं। एनसीआरटीसी को 4 क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम की जरूरत है और ये क्षेत्र हैं ट्रेन रेडियो यानी सिग्नल व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए, ट्रेनों और पटरियों के बीच कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा है ट्रेन पोजीशनिंग, जिसमें ट्रेन की स्थिति, गति से संबंधित मापदंडों आदि पर अत्यधिक सटीक जानकारी के लिए। दूसरा क्षेत्र है ट्रेन रिमोट कंट्रोल, इसमें लोकोमोटिव और ग्राउंड आधारित सिस्टम के बीच डेटा संचार के लिए। इसके अलावा ट्रेन सर्विलांस के तहत सार्वजनिक और ट्रैक साइड क्षेत्रों, ड्राइवर कैब्स आदि के वीडियो कैप्चर करने और प्रसारित करने के लिए। ट्राई ने इस संबंध में कई सिफारिशें की हैं। स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एनसीआरटीसी को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने चाहिए। इनका उपयोग आरआरटीएस गलियारों और अन्य आरआरटीएस या मेट्रो में किया जाएगा, जो कि भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं और एक दूसरे के नेटवर्क में प्रवेश नहीं करते हैं। ट्राई ने यह भी कहा है कि लाइसेंस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि रेलवे नेटवर्क के लिए कैप्टिव गैर सार्वजनिक नेटवर्क के लिए अनुमति या लाइसेंस की अलग श्रेणी को सरल और सहज बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम शुल्क पर ट्राई ने ये कहा है कि 10 वर्षों के लिए आवंटन के लिए नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य होना चाहिए। ये 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए नवीनतम 2022 की नीलामी में निर्धारित मूल्य का 0.5 गुना होना चाहिए। स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान को लचीला बनाया जाना चाहिए। इसके तहत पूर्ण अग्रिम भुगतान, आंशिक अग्रिम भुगतान और समान वार्षिक किस्तों के विकल्प दिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार तथा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इसे पूरे एनसीआर क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस परियोजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और सतत शहरी विकास करना है। आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वाली एक नवीन, समर्पित, उच्च गति और उच्च क्षमता से युक्त एक आरामदायक कंप्यूटर रेल सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए नोडल एजेंसी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान माइटी 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और वो क्षेत्र हैं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास। DPI में ऐसी मूलभूत जनसंख्या स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रणालियां शामिल हैं जिन पर डिजिटल अर्थव्यवस्था संचालित होती है, जिसमें कि पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली, डेटा एक्सचेंज और सामाजिक रजिस्ट्रियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए आधार और UPI डिजिटल प्रणाली। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की बात करें तो इसका उद्देश्य ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण ये जरूरी हो गया है। इसके तहत इन्फोग्राफिक्स आदि के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में जागरूकता से संबंधित कंटेंट का प्रसार करना शामिल है। G20 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों के स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, उन्हें मान्यता देना और अपनाने योग्य बनाना है। इसके तहत 6 विषयों यानी थीम से जुड़े डिजिटल समाधान प्राप्त किए जाएंगे और ये विषय हैं एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, फिनटेक, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी। अगला टॉपिक आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक शहर जोशीमठ भूमि धसाव के खतरे का सामना कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने ये पाया है कि जोशीमठ में भूमि के धसाव ने संरचनात्मक समस्याओं को पैदा किया है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का एक कस्बा है। ये चारों धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर, सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब और स्कीइंग के लिए विख्यात पर्यटन स्थल औली और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार है। भूमि धसाव के जो कारण हैं उसके तहत भूमिगत संसाधनों के ज्यादा दोहन की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे कि भूमिगत जल का ज्यादा दोहन, तेल और गैस का निष्कर्षण आदि। इसके अलावा विवर्तनिकी संचलन जैसे कि भूकंप भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से इमारतों का दबाव ज्यादा हो जाता है, जिससे कि सतह में संहनन यानी कि कॉम्पैक्शन उत्पन्न होता है। साथ ही हिम की परतों के पिघलने की वजह से भी सतह बदलती रहती है। भूमि धसाव भूमि की सतह के नीचे स्थित पदार्थों के संचलन, भूमि पर भार के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव या फिर इन दोनों के संयोजन की वजह से होता है और इस वजह से पृथ्वी की सतह धीरे धीरे बैठने या अचानक से धंसने लगती है। ये प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकता है। ये इमारतों, सीवर लाइनों, जल निकास प्रणालियों, पुलों और राजमार्ग आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही ये अलग अलग दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है, जिससे लोगों की जानें जा सकती हैं। जोशीमठ में भूमि धंसने का कारण ये है कि एक तो ये पुराने भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है और इस वजह से इस कस्बे की बुनियाद अस्थिर है। ये प्रमुख विवर्तनिक असंबद्धताओं यानी टेक्टोनिक डिस्कंटिन्यूटीज के निकट स्थित है। ये धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के साथ साथ कर्बनासा तथा ढकनाला जैसी जलधाराओं से घिरी पहाड़ी के बीच ढलानों पर स्थित है। इसके अलावा बांधों, आवासों, रिसोर्ट्स आदि के निर्माण के साथ साथ इसकी वहन क्षमता से ज्यादा भीड़ जमा हो रही है और इसलिए बढ़ता मानव जनित दबाव भी भूमि धंसने का प्रमुख कारण है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां मूल कानून द्वारा दी गई शक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकती है। प्रत्यायोजित विधान का मतलब है कि ऐसे प्रतिनिधि द्वारा विधायी शक्ति का इस्तेमाल करना जो रैंक में विधानमंडल के नीचे है या फिर विधानमंडल के अधीनस्थ है। भारत के संविधान के मुताबिक विधायी शक्ति विधायिका को दी गई है, जबकि कार्यपालिका के पास कानूनों के कार्यान्वयन की शक्ति। समय की कमी के कारण विधायिका स्वयं को नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है और इसीलिए संसदीय कानून का पूरक बनाने के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग स्वायत्त बोर्ड और सर्च कमेटी के अंशकालिक सदस्यों का चयन किया गया है। इनका चयन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। अधिनियम के तहत एनएमसी ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का स्थान ले लिया है। एनएमसी यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के 4 अलग अलग स्वायत्त बोर्ड हैं। एक है स्नातक चिकित्सा शिक्षा, दूसरा है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, तीसरा है चिकित्सा आकलन और रेटिंग तथा नैतिकता तथा चौथा है चिकित्सा पंजीकरण।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के जो उद्देश्य हैं उसके तहत गुणवत्ता और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना शामिल है। न्याय संगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है और साथ ही समय समय पर चिकित्सा संस्थानों के आकलन करने के लिए एनएमसी की स्थापना जरूरी थी। खुली सिगरेट की बिक्री। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध एक संभावित उपभोक्ता को पूरा पैकेट खरीदने के लिए मजबूर करेगा, जो कि किफायती नहीं होगा और इस तरह से सिगरेट के संभावित इस्तेमाल और नियमित सेवन की संभावना पर अंकुश लगेगा। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को सभी तंबाकू उत्पादों पर करों में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही अर्जित राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। वी आकार की रिकवरी। भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में एक मजबूत वी आकार की रिकवरी देखी जा रही है। वी आकार की रिकवरी आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था की रिकवरी की एक प्रक्रिया है। ये अर्थव्यवस्था में एक तीव्र और नाटकीय गिरावट के बाद एक समान रूप से तेजी को दर्शाती है। इसकी रिकवरी वाली रेखा गति और तीव्रता में पूर्ववर्ती गिरावट वाली रेखा के समान होती है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, विनिर्माण, डेटा आदि जैसे संकेतक शामिल हैं। रिकवरी का अन्य प्रकार है एल आकार की रिकवरी। इसमें कोई रिकवरी नहीं होती। यू आकार की रिकवरी लंबी अवधि में होने वाली रिकवरी है। डब्ल्यू आकार की रिकवरी में दूसरी गिरावट के बाद पूरी तरह से रिकवरी होती है और के आकार की रिकवरी अलग अलग दिशाओं में रिकवरी को दर्शाती है। इसके अलावा गिरावट के बाद आर्थिक क्षेत्र में तेज और मजबूत रिकवरी जो कि वी आकार की तरह दिखाई देती है। अगला टॉपिक है वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन। वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेनें भारत में डिजाइन और निर्मित की गई हैं। ये ट्रेनें वर्ष 2023 तक शुरू हो जाएंगी। जर्मनी ऐसा पहला देश है जिसने अगस्त महीने में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था। ये ट्रेनें काफी कम शोर करती हैं और कोई प्रदूषण नहीं फैलाती। ये केवल भाप और वाष्पित जल का उत्सर्जन करती हैं। सम्मक्का और सरलम्मा यात्रा। सम्मक्का सरलम्मा यात्रा को मेदारम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जनजातीय त्योहार है। इसका आयोजन तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। ये तत्कालीन काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी सम्मक्का और सरलम्मा की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर की वसूली का विरोध किया था। कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोया एक योद्धा जनजाति है। ये पूर्वी घाट के राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि में निवास करती है। ये जनजाति पारंपरिक आजीविका के रूप में पशुचारण और झूम खेती से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर शुरू करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य ताहर की आबादी के बारे में बेहतर समझ विकसित करना है। इस प्रोजेक्ट की लागत 25.1 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। नीलगिरी ताहर दक्षिण भारत में पाया जाने वाला खुरयुक्त एकमात्र पहाड़ी जानवर है। ये भारत में मौजूद ऐसी 12 प्रजातियों में से एक है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से वरे आयडू के नाम से जाना जाता है और IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में कथित तौर पर भारत में निर्मित सिरप का सेवन करने से कम 18 बच्चों की मौत हो गई है। सिरप में मौजूद एथिलीन ग्लाइकोल को इसका कारण माना जा रहा है। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। इसकी सीमा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ लगती है। ये दोहरे रूप से भू आबद्ध देश यानी कि उन देशों से घिरा हुआ है जो स्वयं भू आबद्ध हैं। विश्व स्तर पर केवल 2 राष्ट्र दोहरे रूप से भू आबद्ध हैं। ऐसा एक अन्य राष्ट्र लिechtenstein भी है। उज्बेकिस्तान का उच्चतम बिंदु है खजरेत सुल्तान और प्रमुख नदियां हैं आमू दरिया और सिर दरिया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।